आज तक की इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा लार्जेस्ट अकाउंटिंग फ्रॉड 15 लाख करोड़ का जो राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड के अंदर हुआ है। इसके पहले के जो फ्रॉड थे बहुत नॉर्मल, इसको सुनने के बाद तो लगता है सब छोटे छोटे फ्रॉड थे। लाइक इसके पहले जो जनरली एक चर्चित फ्रॉड है, मतलब बहुत ज्यादा फेमस फ्रॉड है जो चलता था सत्यम कंप्यूटर का, जो पीडब्ल्यूसी ऑडिटर था उस वक्त। वो फ्रॉड पता है कितने का था? वो 7 से 8 हजार करोड़ समथिंग का था, मतलब। और ये 15 लाख करोड़, तो अब अमाउंट देखो कितना बड़ा अमाउंट है। तो आइए देखते हैं इसके अंदर एग्जैक्टली फ्रॉड के अंदर हुआ क्या था इसके अंदर अब, और मेनली कि ऑडिटर कहाँ कहाँ पर यहाँ पर फेल हो गया, कि ऑडिटर पे एलिगेशन है कि भाई ऑडिटर ने यहाँ पे नेग्लिजेंस करी है, वो कहाँ कहाँ पे चीजें पकड़ सकता था। वो चीजें भी अपन डिस्कस करते हैं। तो अब देखो इसके अंदर ना फ्रॉड की में तो बहुत सारी चीजें हुई थी, पर अपन कुछ मेजर 4-5 पॉइंट डिस्कस करते हैं कि मेजर पॉइंट कौन से हैं। उसमें भी सबसे मेजर फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताता हूँ, इसका रेवेन्यू वाला। अब देखो रेवेन्यू के अंदर बहुत से लोग गलत चीज बता रहे हैं। देखो वो बोल रहे हैं कि रेवेन्यू के इनवॉइसेस वगैरह नहीं थे, नहीं ऐसी चीज नहीं है। मैं बताता हूँ इसके अंदर एक्चुअल में क्या हुआ था, मैं आपको सही चीज बताता हूँ। और अब देखो गोल्ड का बिजनेस, इसका कंपनी का बिजनेस क्या था? गोल्ड की एक तरह से रिफाइनिंग कंपनी थी, गोल्ड को प्रोसेस करती थी, साथ में गोल्ड की माइनिंग कंपनी भी थी, छोटी मोटी माइनिंग चलती थी इंडिया के बाहर में। तो गोल्ड ट्रेडिंग, माइनिंग एंड रिफाइनिंग कंपनी थी मेनली। तो मेनली इसकी क्या है, इसकी एक सब्सिडरी है, सब्सिडरी नहीं बोलते, वो सब्सिडरी की भी सब्सिडरी है, वो सेकंड लाइन सब्सिडरी है उसकी, जो स्विस के अंदर थी, जिसका नाम था वाकम भी करके कुछ नाम था। तो अब इसके अंदर ये हुआ क्या था, सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ। उसने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करा था 15 लाख करोड़ का। पर पता है कंपनी करती क्या है कि इसकी जो सब्सिडरी थी, वो सब्सिडरी जॉब वर्क करती थी। जॉब वर्क मतलब किसी दूसरे ने उसको गोल्ड दिया, वो उस गोल्ड को प्रोसेस करती थी, और प्रोसेस करके वापस से उसको दे दिया, जो आउटपुट वाला गोल्ड हुआ। तो इसकी जो उसको गोल्ड की जो फीस मिली थी, प्रोसेसिंग फीस, वो थी लास्ट 5 सालों के अंदर 3 हजार करोड़ की फीस थी। पर इस कंपनी ने पता है क्या करा, प्रोसेसिंग फीस को रेवेन्यू नहीं माना। इस कंपनी ने जो गोल्ड किसी दूसरी कंपनी ने जॉब वर्क के लिए दिया, इसको प्रोसेस करने के लिए दिया, पूरी वैल्यू को इसने परचेस बता दिया। और जो फाइनल गोल्ड इसने प्रोसेस करके वापस से उसको दे दिया, जो गोल्ड का आउटपुट था, उसको उसने रेवेन्यू बता दिया। जो पूरा 15 लाख करोड़ का जो वो प्रोसेसिंग, मतलब पूरा जो फाइनल आउटपुट वाला गोल्ड था, 15 लाख करोड़ इसने रेवेन्यू बता दिया। और जॉब वर्क में अपन ने पढ़ा हुआ है कि जॉब वर्क के अंदर जो उसकी जॉब फीस होती है ना, वो ही होती है 3 हजार करोड़ की। यहाँ पर मतलब 3 हजार करोड़ जो उसकी जॉब फीस थी, केवल वो उसका रेवेन्यू उसको शो करना चाहिए था। तो सबसे बड़ा यहाँ पर अकाउंटिंग फ्रॉड ये हुआ था। अब दूसरी चीज इसी के अंदर मैं आपको बताता हूँ, इसी में क्या हुआ था। अब ये चीजें आइडेंटिफाई कैसे हुई? एक्चुअली कंपनी के ना बहुत टाइम से रिसीवेबल चले आ रहे थे। तो यहाँ पे देखो, ये तो पहली चीज, तो यहाँ पे इसका जो ऑडिटर, हाँ एक और चीज इसके अंदर, जो ऑडिटर था स्विस कंपनी का, वो ऑडिटर था इसकी केपीएमजी ऑडिटर था। और जब इसकी होल्डिंग कंपनी जो आरईएल है, राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड, उसने केपीएमजी की रिपोर्ट ने साइन करी, केपीएमजी ने साइन करा। तो इस बंदे ने डायरेक्ट कुछ भी चेकिंग नहीं करी कि कंपनी के अंदर क्या है, कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है। एटलीस्ट अगर हम माना आप जो हेड ऑफिस को ऑडिटर हो, प्रिंसिपल ऑडिटर हो, तो ऐसे 600 बोलता है कि आप बेसिक एक बार रिव्यू तो आप एक बार कर लो। ठीक है, अपन उसको बोलते हैं कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सब्सिडरी का ऑडिटर हो गया, अपन नहीं होंगे। बट आपको उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी तो देख लेनी थी। उस बंदे ने अकाउंटिंग पॉलिसी भी नहीं देखी कि अकाउंटिंग रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज कर रहा है। मेन गलती तो यहीं पे होगी उस ऑडिटर की। जो भी, अब आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना इसका आरईएल का ऑडिटर कौन था। थोड़ी बेसिक नॉलेज आपको भी होनी चाहिए, आपको भी रिसर्च करना है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना इसका ऑडिटर कौन था। ठीक है, एक गलती उसकी हो गई। अब ये मेन पता पता है फ्रॉड पकड़ में कैसे आया, कि इस कंपनी के अंदर ना बहुत टाइम से एक डेटा 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 चले आ रहे थे। लगभग मुझे भी एक्जैक्टली अमाउंट याद नहीं है, जैसे अपन मान लेते 8-10 हजार करोड़ के डेटर थे समथिंग। वो डेटर चले आ रहे, डेटर चले आ रहे, बहुत साल से चले आ रहे। अब वो डेटर इतने टाइम से लॉन्ग टर्म आउटस्टैंडिंग पड़े हुए, एक इन्वेस्टर को लगा कि भाई ये क्या चल रहा है इतने टाइम से, इन्वेस्टर को ये डेटर ना तो कंपनी इसको राइट ऑफ कर रही है, ना इससे पैसे मिल रहे हैं। वो डेटर इतने सालों पुराना चल रहा है यहाँ पर। तो तब उसने सेबी में फाइल करा कि भाई देखो इस कंपनी में कोई गड़बड़ चल रही है। सेबी ने इन्वेस्टिगेशन के लिए फिर बीडीओ को अपॉइंट करा। तो ये जितने भी फ्रॉड सामने आया ना, ये बीडीओ लाया है। बीडीओ इनका स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं था, बीडीओ ने, सेबी ने अपॉइंट करा था, इन्वेस्टिगेशन करो कंपनी के अंदर क्या गड़बड़ चल रही है। तो अब यहाँ पर ऑडिटर कहाँ पे फेल हुआ था? इनका मेन जो आरईएल का ऑडिटर था, वो यहाँ पर फेल हुआ कि भाई जब डेटर आपके इतने आउटस्टैंडिंग पड़े हुए हैं आपके कब के, तो सबसे पहले बेसिक ऑडिटर की ड्यूटी होती है डेटर चेक करा है, तो उसकी एजिंग उठाएगा। एजिंग के अंदर अगर बहुत पुराने डेटर तो उससे पूछेगा, रीजन पूछेगा। नहीं समझ में आ रहा उसको राइट ऑफ के लिए बोलेगा, उसको एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजेगा ऐसे 505 के हिसाब से। इस बंदे ने वो भी नहीं भेजा, तो इसने ऐसे 505 भी मिस कर दिया, और इसने अपनी बेसिक प्रोफेशनल नेग्लिजेंस भी करी। प्रोफेशनल एथिक्स में भी देखोगे सेकंड शेड्यूल का क्लोज 2 लग जाएगा इसके ऊपर। एग्जामिनेशन सही से नहीं करी, क्लोज 7, 8, 9 लग जाएगा। नेग्लिजेंस करिए, एग्जामिनेशन प्रॉपर्ली नहीं करिए, स्टैंडर्ड नोटिंग फॉलो नहीं करे, और उसको ध्यान में भी नहीं लाया है वो उसको, ये चीजें भी इस पे लग गई। अब एक और इसके अंदर यहाँ पर था कि एक और चीज बताता हूँ इसके अंदर एक और क्या हुआ था। इस कंपनी के अंदर जो आरईएल खुद कंपनी थी, उसके अंदर इन्होंने 11, मतलब लगभग 11,000 करोड़ का इन्होंने सेल भी दिखाया था, और लगभग 10,000 करोड़ का इन्होंने परचेज भी दिखाया था, कि इन्होंने गोल्ड को सेल परचेज करा था एक ब्रोकर के थ्रू। जिस ब्रोकर का नाम आई थिंक अफ्यूलेंस अफ्यूलेंस शेयर एंड स्टॉक प्राइवेट लिमिटेड था, कि इसके थ्रू इन्होंने इनसे शेयर खरीदा भी, मतलब गोल्ड खरीदा भी था और बेचा था। तो ये जो अमाउंट था 11,000 करोड़ का, ये कंपनी का टोटल 66% ऑफ टोटल रेवेन्यू था। और ये बाद में पता पड़ा, जब वीडियो ने इन्वेस्टिगेशन करी तब पता पड़ा, उन्होंने
अफिलियंस से पूछा कि भाई ये वाला असली में ट्रांजैक्शन हुआ है नहीं हुआ। अफिलियंस कंपनी जो वो थी, उसने मना कर दिया, हमारे साथ तो ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है कंपनी का, मतलब ये फेक ट्रांजैक्शन था। तो भाई बेसिक जो यहाँ का कंपनी का ऑडिटर था, उसने बेसिक सेल परचेज के डॉक्यूमेंटेशन ही चेक नहीं करे यहाँ पे, तो ये सेल परचेज असली में हुई नहीं, कुछ तो रिकॉर्ड होता, उसने वो भी चेक नहीं करे यहाँ पर। ये भी दिक्कत पड़ गई। तो ये पैसा ये असली में हुआ क्या था, ये ट्रांजेक्शन ऐसा हुआ था कि जो राजेश जी खुद है कंपनी के मालिक प्रमोटर, उन्होंने ये पर्सनल बिहाफ पे ये ट्रांजेक्शन करा था और उसको कंपनी की बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया। तो भाई वो कंपनी के मतलब ये कर रहे हैं। साथ में 300 करोड़ ऐसे थे, 300 करोड़ रुपए का अमाउंट जो मिस्टर राजेश जी ने, मतलब जो कंपनी के प्रमोटर है, वो उन्होंने बैंक कंपनी के बैंक अकाउंट से खुद के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। और उसको क्या दिखाया, उसको ये बताया कि एक इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है, और मतलब ये बताया इंटरेस्ट फ्री लोन दिखाया है, और ये बहुत सालों से रीपे ही नहीं हो रहा है, और इंटरेस्ट फ्री लोन था। और साथ में फिर मांगा कि अगर चाहे लोन इंटरेस्ट फ्री था तो उसका एग्रीमेंट वगैरह होगा, एग्रीमेंट वगैरह भी मिसिंग था इसके अंदर, तो एग्रीमेंट का भी इशू चल रहा था इसके अंदर। साथ में कंपनी के यहाँ पे जो डेटर थे, डेटर बहुत सालों से पड़े हुए थे, तो कंपनी ने पता है डेटर को रिड्यूस करने के लिए क्या करा कि डेटर का अमाउंट कम हो, उसने डेटर और क्रेडिटर को नेट ऑफ करके बैलेंस शीट के अंदर दिखा दिया। तो भाई ये नेट ऑफ करके दिखा दिया कि नेट ऑफ अलाउड है, ऐसा नहीं करता भाई, इंडेस 1 मना करता है कि आप ऐसे नेट ऑफ नहीं कर सकते। उसके बाद कंपनी के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट उसने बता रखे थे कि अफ्रीका के अंदर इसके गोल्ड माइनिंग के प्रोजेक्ट चले, लगभग 1000-2000 करोड़ के गोल्ड माइनिंग के प्रोजेक्ट हैं। तो ठीक है, वीडियो ने मांगा कि आपके गोल्ड माइनिंग के प्रोजेक्ट हैं, तो हमको इसके जो भी लीज होता है, क्योंकि आप जब भी माइनिंग खरीदते हो तो माइनिंग का लीज मिलता है आपको, राइट्स होते हैं, माइनिंग राइट वगैरह, इसके डॉक्यूमेंट बता दो कि ये असेट आपके पास है। कंपनी ने वो असेट भी उनको डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड नहीं करा। इसके अलावा बहुत से डॉक्यूमेंट वीडियो ने मांगे कि भाई ये मेरे को डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा दो, वो डॉक्यूमेंट वीडियो प्रोवाइड मतलब कंपनी प्रोवाइड नहीं करा पाई है। तो बहुत बेसिक बेसिक के साथ में वीडियो ने भी बोला कि हमको आपके अकाउंटिंग सिस्टम का एक्सेस दे दो, वो भी नहीं दिया। तो ये मेजर मेजर बहुत से इश्यूज इसके अंदर हुए। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑडिटर के कितने नेग्लिजेंस हुए। आप मुझे ये बताना प्रोफेशनल एथिक्स के कौन कौन से क्लोजेस इस ऑडिटर पे लगने चाहिए और कौन कौन से स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इसने फॉलो नहीं करे। मैंने आपको कुछ कुछ बताया, बाकी कुछ कुछ और पेंडिंग है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपसे। अब बाकी देख लो भाई, ऑडिटर का आपको करना है, आपको ऑडिटर बनना है तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऐसे हवा के अंदर नहीं चीजें चेक करनी होती है, क्योंकि उसके बाद आईसीआई और जो नफरा, मेनली अभी नफरा आने वाला है पिक्चर के अंदर, उसके बाद जो ऑडिटर की ठोकता है ना, वो बहुत बुरी ठोकता है। तो बच के रहना भाई, ऑडिट वगैरह करो तो अच्छे से करना सीए बनने के बाद।